नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल पर सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मुझे पता है कि आप सभी लोग इस चैनल को देखते हैं, लेकिन जो लोग देखते हैं उनका विवरण आता है हमारे यहाँ जो स्टैट्स में, उसमें बता रहे हैं कि जो लोग देख रहे हैं उसमें से मुश्किल से 5% लोग जो है वो सब्सक्राइबर्स। तो जो लोग बाकी देख रहे हैं 95%, उनसे भी अनुरोध है सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें। अब बड़ा खेल होने जा रहा है दिल्ली में, और कैबिनेट रीशफल की बात तो चल ही रही है। कैबिनेट रीशफल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनमें से भी कम से कम 2 के परिवर्तन की बात भी चल रही है। तो आइए देखते हैं भाई ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपको पता है कि 2-3 लोग वैसे ही बाहर हो गए हैं, और रवनीत सिंह बिट्टू जो इस समय रेल राज्य मंत्री हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू को अब पंजाब के नेतृत्व के लिए चुन लिया गया है और वो पंजाब में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। पंजाब में पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी उसके लिए रवनीत सिंह बिट्टू ही चेहरा बनेंगे। हालांकि हम केवल सिंह ढिल्लों जो है वो अध्यक्ष है, लेकिन केवल सिंह ढिल्लों जो है वो संगठन का काम पूरी तरह से देखेंगे, संगठन को एक तरह से वो ढांचे में ढालेंगे। वो मालवा क्षेत्र से आते हैं और ये दोआबा क्षेत्र से आते हैं, यानी ये आपके लुधियाना क्षेत्र से आते हैं। बेअंत सिंह जी के पौत्र हैं, पोते हैं। बेअंत सिंह जी को सभी जानते हैं कि खालिस्तानी आतंक का जिन्होंने नाश किया था उनका नाम बेअंत सिंह था। बाकी बाद में खालिस्तानियों ने इनको मार भी दिया। खालिस्तानी जो है वो दोबारा तमाशा करना चाहते हैं, और इसका एक उदाहरण आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से उत्तराखंड में जो निहंग है वो बदमाशी कर रहे हैं खुलेआम, और जब उनको टैकल किया जा रहा है, पुलिस जब उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है तो वो धमकी देते हैं कि आगे हम जत्थे लेके आ जाएंगे। अरे भाई, उत्तराखंड पुलिस से मेरा आग्रह है कि इस तरह की धमकियों में ना आए, क्योंकि इस तरह की धमकियों में आएंगे तो फिर आप ये समझिए कि ये मामले फिर कम नहीं होंगे, ये बढ़ते ही जाएंगे। ये वो लोग नहीं हैं जो प्रेम से मान जाते हैं, इनके साथ आपको सख्ती करनी ही पड़ती है। तो जो कानून का राज है वो कानून का राज ही रहना चाहिए और आपको दिखाना भी चाहिए। दूसरे जो है वो कुरियन साहब हैं। वो कुरियन साहब एनवायरमेंटल वगैरह में थे, उनको इसलिए रखा गया था कि वो केरला के क्रिश्चियंस को संदेश चला जाए कि भाई भारतीय जनता पार्टी केरला के क्रिश्चियंस कोई दूर नहीं है, उनके कोई विरोध में नहीं है, लेकिन उनका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। शून्य, ज़ीरो इम्पैक्ट। तो अब ज़ीरो इम्पैक्ट वाले को रख के क्या करेंगे, तो इसलिए उनको भी राज्यसभा में दोहराया नहीं गया और उनको भी बाय बाय कर दिया गया। क्रिश्चियंस ने तो जो उनका जो शगल रहता है उन्होंने तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाके मत दिया, क्योंकि वो वेटिकन से चलते हैं या फिर वो अपने चर्च के जो बड़े लोग हैं उनके कहने से चलते हैं। उनको क्या देश से लेना देना, और देश से जिनको लेना देना नहीं है उनको वो ट्रीटमेंट भी वही मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। और जब तुष्टीकरण आप करते हैं इस प्रकार का, जैसे FCRA का आपने जो बिल था उसको रोक लिया, FCRA का बिल रोक लिया ये सोच के कि संभवतः क्रिश्चियंस आपको कुछ वोट दे देंगे, लेकिन क्रिश्चियन ने तो वो जो आपका जो उच्चीन के पास में जहाँ पर वक्फ की ज़मीन का मामला आया था, जहाँ पर आपका एक काउंसलर, बीजेपी का काउंसलर एक जिता दिया गया था, वहाँ पे भी एक भी वोटर नहीं मिला। तो आ गए रास्ते पर और कुरियन साहब को बाय बाय कर दिया गया, बता दिया गया कि भाई आप लोग वोट नहीं दोगे तो आपका रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होगा। यही तर्क जो है वो कई बार आपको मुस्लिम आलिम उलमा और बुद्धिजीवियों से सुनने को मिलता है। ये देखिए, वो आरफा चिल्लाती रहती है कि ये देखिए साहब, हमारी 15% आबादी है और हमारा एक भी मंत्री नहीं है। मंत्री की बात छोड़िए, आपका एक भी MP भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। क्यों नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को टिकट देना तब से बंद कर दिया, जब से मुसलमानों ने ये मान लिया कि जो मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी से खड़ा होता है वो काफिर है। तो जब आपने भाजपा के मुसलमान को काफिर करार कर दिया, उसको वोट देना बंद कर दिया, तो आप कैसे सोचते हैं कि आपको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा? क्यों दिया जाएगा? किस लिए दिया जाएगा?
Therefore, BJP is very clear. No representation to Muslims simply because they don't vote for them. आप हमें वोट नहीं दोगे, आपको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलेगा। कितनी सच्ची सीधी सी बात है। उसके बाद फिर एक हरदीप सिंह पुरी जी के नाम पे भी तलवार अटकी हुई बताई जाती है। हरदीप सिंह पुरी जी के नाम पर तलवार इसलिए अटकी बताई जाती है कि उनको भी इसलिए लाया गया था क्योंकि सिखों को संदेश देना चाहते थे कि भाई देखिए हम आपसे दूर नहीं, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। जट सिख जो है वो चाहते वहीं रहे, और इसलिए पार्टी ने भी सोच लिया कि भाई ऐसे तो रवनीत सिंह बिट्टू पे ही अपने जो है वो दाव लगाते हैं। हरदीप सिंह पुरी जी का कोई उपयोग पॉलिटिकली नहीं है, और जो कार्य वो कर रहे हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री वगैरह वो और लोग भी कर सकते हैं, ऐसी कोई ख़ास बात थी। तो ये मुख्य लोग जो हैं वो उनका बता रहे हैं कि भाई इनका पत्ता कटने वाला है। फिर बात चल रही है कि निर्मला सीतारमण जी का विभाग अब परिवर्तित किया जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। निर्मला जी ने ही बताते हैं, कह दिया कि साहब मैं अब थक चुकी हुई इस फाइनेंस डिपार्टमेंट से, तो इसलिए मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट से मुक्त किया जाए। अब वो जो है वो CCS इत्यादि में है, उनको करीब 8 वर्ष हो गए फाइनेंस डील करते हुए। फाइनेंस मानना पड़ेगा कि बड़ा ही स्ट्रेसफुल, बहुत ही अधिक तनाव वाला विभाग है, और आपने देखा होगा कि देखते देखते निर्मला जी के सारे बाल सफ़ेद हो गए। अब निर्मला जी की आयु जो है वो मुझसे कम है, बाल उनके सारे सफ़ेद हो गए, और वो स्ट्रेस से ही सफ़ेद हुए हैं। तो संभवतः वो स्ट्रेस अब कम लेना चाहती है, तो अब CCS की मिनिस्टर है ज़रूर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, लेकिन उनका परिवर्तन होगा। उनके स्थान पर कौन आएगा और उसका कुछ पता नहीं है। 2-3 नाम चल रहे हैं। पीयूष गोयल का नाम चल रहा है, लेकिन पीयूष गोयल का नाम चल रहा है तो ये मानिए तो वो तो नहीं आएंगे। एक नाम आया है शक्तिकांत दास का, पूर्व RBI गवर्नर। अब वो देखते हैं भाई उसमें कितना दम है। जो भी एक्सपेरिमेंट्स जो भी प्रयोग किए गए हैं पूर्व ब्यूरोक्रेट्स के संबंध में, वो उसमें मिक्स्ड एक्सपीरियंस है। मिक्स्ड एक्सपीरियंस इन द सेंस कि भाई हरदीप सिंह पुरी के साथ किया गया तो ठीक है, वो अपने मंत्रालय में ठीक ठाक रहे, लेकिन उनको मंत्रालय के लिए नहीं लाया गया था, उनको सिख वोट्स के लिए लाया गया था। वो पूर्णतः असफल साबित हुए वहाँ पर। फिर डॉक्टर जयशंकर वाला प्रयोग जो है वो अत्यंत सफल है, तो वो तो चलेगा। अब बता रहे हैं शक्तिकांत दास जी को फाइनेंस डिपार्टमेंट में लाया जाएगा। हालांकि मुझे बात ये कम जचती है, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है। अब किसी प्रकार का ब्यूरोक्रेट जो है वो राजनीतिक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से तारतम्य बैठा पाएगा, ये एक संदेह का विषय अवश्य है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि भाई राजनीति वाला जो मामला है वो तो PMO के माध्यम से मोदी जी स्वयं देख लेंगे। अब ये एक देखने वाली बात है, लेकिन नाम बहुत चर्चा में है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो गडकरी जी को हटाना चाहते हैं और बार बार कैंपेन करते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गडकरी जी के हटाने का कोई विषय आएगा। अश्विनी वैष्णव का भी नाम आ रहा है कि भाई उनका प्रमोशन हो सकता है, वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में उनका क्या एक्सपीरियंस है, अलावा इसके कि वो IAS ऑफिसर रहे हैं। हर IAS ऑफिसर का फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो इसलिए मुझे बात कम जचती है। लेकिन उनके पास 2 विभाग है, तो एक विभाग तो उनसे अवश्य लिया जाएगा, क्योंकि जो आपका इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग वाला जो महकमा है उसमें मामला बहुत ही ढीला चल रहा है। फिर और भी जो कुछ और मंत्री हैं, विशेषकर से राज्य मंत्री के स्तर पर, उनका सबका लेखा जोखा लिया गया है। वो लेखा जोखा लेके उनको सबको वहाँ पे तय किया जाएगा, और कोई अमूमन समझिए 10-12 मंत्री हटेंगे और 10-12 के स्थान पर लगभग 15 नए मंत्री लाए जाएंगे। बात करें मुख्यमंत्रियों की, तो मुख्यमंत्रियों के लिस्ट में बाहर जाने वालों में सबसे ऊपर नाम है मोहन यादव का। मोहन यादव का नाम क्यों है वो सभी जानते हैं कि मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में
अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसको कि आरएसएस और भाजपा ये कह रहे हैं कि साहब कि ये हमारी रीति नीति नहीं है जो मोहन यादव जी चला रहे हैं, चाहे वह जातिवाद हो, चाहे वह भ्रष्टाचार के आरोप हों, जो भी है उससे जो कोर वोटर है वो दूर हो रहा है। तो ये मध्य प्रदेश जैसी एक प्रयोगशाला में, मध्य प्रदेश जो है वो मूल प्रयोगशाला मानी जाती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो वहाँ पर इस प्रकार का बिखराव वो सहन नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर ये बड़ी बात हो रही है। दूसरी बात की जा रही है, तो दूसरी जो है वो राजस्थान की बात की जा रही है, लेकिन राजस्थान में हो सकता है कि अभी ना किया जाए, क्योंकि राजस्थान में भजन लाल शर्मा है। ब्राह्मणों को एक संदेश दिया जाना आवश्यक है उत्तर प्रदेश के लिए, तो ब्राह्मणों को उल्टा संदेश नहीं दिया जाएगा भजन लाल शर्मा को हटाकर, ऐसी बात भी चल रही है। तो फिर और कौन है? और तो मुझे नहीं दिखता कि अभी और कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे ऊपर है। और बड़े मज़े की बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनको एज ओबीसी प्रमोट किया जा रहा है। जी हाँ, यह वही वाली बात है जो मैं सदैव कहता रहा हूँ कि ये जिनको आज ओबीसी कहा जा रहा है, इनमें से ये जो पहले हमारे जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनसे 75% उनमें से वो है जो पुरानी ओबीसी जातियाँ थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अचानक जो है सबको ये पता चल गया कि भाई वो मूलतः ओबीसी है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप मोहन यादव को हटाते हैं तो दूसरे ओबीसी यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को ला सकते हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।